कि हमारा एक काम निरंतर आपके साथ जारी रखे। तो इस बीच हमें तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपसे गुजारिश है कि नेशनल चौपाल को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिसके कारण अपने काम को हम आसानी से कर सके। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो खबर काफी ज्यादा वायरल दिखाई दे रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब कांग्रेस से जब इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद आखिर किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे। कई बार ये बात कही जा रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये बहुजन समाज पार्टी में फिर एक बार वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आने वाले 15 फरवरी को इस तमाम अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी नहीं तो समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करना शुरू करने वाले हैं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए समाजवादी पार्टी में शामिल होना और समाजवादी पार्टी में आखिर उनकी क्या कुछ जगह होगी, ये समय के साथ चीजें पता चलेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आपको मैं बताता चलूं तो बहुजन समाज पार्टी में जब से वो थे और बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांचीराम साहब, बहन मायावती के साथ जो उन्होंने समय बिताया, 1991 में बांदा सदर इस विधानसभा सीट से वो पहली मर्तबा विधायक बने और जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को निरंतर जारी रखा, तो कांचीराम साहब हो या फिर बहन मायावती, इनके सबसे करीबी माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि बहन मायावती का जो शासनकाल उत्तर प्रदेश में 2007 और 2012 के बीच रहा, उस दौरान कैबिनेट मंत्री तक की जो कुर्सी है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए तैयार की गई और नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं तो अनेकों विभाग जो थे वो भी उनके पाले में थे, उनके पास थे, तमाम जिम्मेदारियां उनके हाथों में थी। और इतना ही नहीं तो मुस्लिम तबके के पास उनका एक बड़ा रसूख था समाजवादी पार्टी के साथ, अब जो उनकी नजदीकियां देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जिस वक्त थे तो मुस्लिम समाज के बीच एक बड़ी पैठ रखने का काम नसीमुद्दीन सिद्दीकी करते थे। और इसके साथ साथ खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर हो, बुंदेलखंड हो, इस तमाम इलाके में अच्छी खासी पैठ ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी की दिखाई देती है। जमीन से जुड़े हुए नेता है, ये बार बार उनको लेकर बात कही जा रही है। लेकिन 2017 में बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद 2018 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। उसके बाद भी कांग्रेस के माध्यम से भी उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया था। तमाम जो बातें कांग्रेस में नहीं बन पाई और अब कांग्रेस के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी जनवरी में हाल ही में उनका इस्तीफा हुआ। अब इस्तीफा दे देने के बाद कांग्रेस को अभी इस वक्त सबसे बड़ा झटका नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए मिला है और फरवरी 2026 मतलब आने वाले 15 फरवरी को वो समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनके साथ इनके कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव पार्टी में शिरकत करते हुए शामिल करने का काम उनके जरिए किया जाएगा। और ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब आने वाले समय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में जो पद है या फिर जिस तरीके से वो रसूख रखते हैं उस मुताबिक क्या कुछ मिलेगा। अमूमन तौर पर यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मान सम्मान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अनेकों प्रकार की सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखने को मिली। कई दर्जनों नेता जो समाजवादी पार्टी से निकलकर बाकी राजनीतिक पार्टियों में, खासतौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो बसपा में शामिल होते भी दिखाई दे रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगर हम बात करते चले तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से वो बने रहे, बहन मायावती के जरिए बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो मान सम्मान नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मिला है, ये मान सम्मान बाकी और राजनीतिक पार्टियों में मुस्लिम तबके को दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ अब वो बसपा से निकलकर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को अब छोड़कर अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कहीं न कहीं दल बदलू नेता के इस बड़ी लिस्ट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी अब शामिल हो चुका है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर जिस तरीके से आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में शामिल होना आखिर क्या कुछ साबित करेगा। ऐसे में तमाम जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले सत्येंद्र सिंह जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं, उन्होंने 9 घंटे में तकरीबन
24 किलोमीटर का जो फासला है वो तय किया है। 9 घंटे में तैर कर न्यूजीलैंड का 24 किलोमीटर का कुक स्ट्रेट जो है ये पार करने का काम सत्येंद्र सिंह, भारतीय मूल से रहने वाले, मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले, इनके जरिए किया गया है और इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है जो एशिया में बनाया गया रिकॉर्ड माना जा रहा है। तो इस वक्त बहुजन समाज के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि भारत से और मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले सत्येंद्र सिंह ने 9 घंटे के भीतर 24 किलोमीटर का एक बड़ा फासला तय करने का काम किया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सत्येंद्र सिंह ये जो है अपाहिज है, व्हीलचेयर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं समझा और हर एक परिस्थिति का सामना कर एक ऐसे तैराक बने कि आज देश में और दुनिया में उनका नाम जाना और पहचाना जाता है। इस वक्त जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वातावरण निर्माण है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सरकार के खिलाफ विपक्ष अमूमन तौर पर नजर आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के जरिए लोकसभा के बाहर आकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया और क्या कुछ हुआ है आपके साथ साझा करेंगे। महागठबंधन की तेजस्वी की सरकार में अगर बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में 65% जो आरक्षण है इस सीमा को बढ़ाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तथा मोदी नीतीश की सरकार के द्वारा की जा रही आरक्षण की जो चोरी है इसके विरोध में राजद के सांसदों ने संसद भवन के सामने में धरना और प्रदर्शन करने का काम किया है। तो आरजेडी के तमाम सांसदों के जरिए ये धरना प्रदर्शन है। इसके पीछे की वजह जो 65% जो आरक्षण की जो सीमा है जो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग ये थी और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है, आरक्षण चोरी करने का काम किया जा रहा है। आरजेडी के तमाम सांसदों के जरिए धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ साथ एनडीए द्वारा बिहार और सहित देश में आरक्षण की जो चोरी, एससी, एसटी और ओबीसी पर बढ़ते जो अन्य अत्याचार है, वंचित वर्गों की हकमारी लगातार हो रही है तथा पारदर्शिता तरीके से जाति का जनगणना कराने को लेकर बिहार में जो बड़े पैमाने पर चुनाव का जो मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब ठंडे मस्ते में उस मुद्दे को डाल दिया गया है। इन अनेकों मसले को लेकर आरजेडी के माध्यम से आवाज को बुलंद किया गया है। इस तरीके से देश के अंदर वातावरण निर्माण है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ होने वाला अन्य अत्याचार रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बोलना आवश्यक है क्योंकि तमाम बहुजन महापुरुषों के जब इतिहास को हम देखते हैं तो बहुजन महापुरुषों ने हमेशा से ही मनुवाद और जातिवाद और अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और अपनी लड़ाई को हमेशा मुख्य पटल पर रखने की कोशिश की है। फिर महात्मा ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों ना हो या फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम बहुजन महापुरुषों की इस विरासत को जीवित कर बहुजन समाज में चेतना और उम्मीद जो पैदा की है, जिसके कारण आज बहुजन समाज राजनीतिक तौर पर अपने मुद्दों को लेकर, अपने मसलों को लेकर अधिकारों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुजन समाज के हर एक तबके को जानना, समझना और उसके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है इसके साथ रूबरू होना और उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना इस वक्त समय की मांग है। तो इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।